मेरी बेटी पारुल से फोन पर बात समाप्त होते ही मेरे मस्तिष्क में अतीत की यादों के पन्ने फड़फड़ाने लगे। पति के ऑफिस से लौटने का समय हो रहा था, इसलिए डिनर तैयार करना भी आवश्यक था। किचन में यंत्र चालित हाथों से खाना बनाने में व्यस्त हो गई, लेकिन दिमाग हाथों का साथ नहीं दे रहा था। बचपन से ही पारुल स्वतंत्र विचारों वाली जिद्दी लड़की रही है। एक बार जो सोच लिया सो सोच लिया। हॉस्टल में रहते हुए उसने कभी अपनी छोटी बड़ी समस्याओं में मुझको नहीं उलझाया, उनको मुझे बिना बताए ही सुलझा लिया करती थी। अपने जानने वालों को मैं देखती थी कि वे अपने बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जब तब फोन आते ही तुरंत उनके हॉस्टल पहुंच जाया करते थे। फिर एक दिन अचानक जब उसने अपना निर्णय सुनाया कि कोई लड़का उससे विवाह करना चाहता है और वह भी उसको पसंद करती है, तो मैं एकदम सख्ते में आ गई। सोच में पड़ गई थी कि ज़माना इत खराब है। पता नहीं किसी लड़के ने उसे अपने जाल में फंसा तो नहीं लिया। देखने में तो सुंदर है ही, उम्र भी अभी अपरिपक्व है, पूरी 22 की भी तो अभी नहीं हुई है। ये सोचकर मैं बहुत चिंतित हो गई कि यदि उसने सही लड़के का चयन नहीं किया है और जिद की तो पक्की है ही, तो क्या होगा। कुछ दिनों के सोच विचार के बाद तय हुआ कि उस लड़के से मिला जाए। पारुल के जन्मदिन पर उसको आमंत्रित किया गया और वह आ भी गया। रितेश सुदर्शन तो था ही, MBA की पढ़ाई भी पूरी हो गई। पारुल का हम उम्र था। सिर्फ इसलिए कि वह विजातीय है, कोई औचित्य नहीं था विरोध करने का। हम सबको वह बहुत भा गया था। उसके माँ बाप ने विजातीय होने के कारण पहले तो संबंध करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन अपने बेटे के जिद के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े। उन्होंने अधूरे मन से स्वीकृति दे दी। विवाह धूमधाम से हो गया। अनचाही बहू बनकर पारुल अपने ससुराल चली गई। वो अपने मधुर स्वभाव के कारण सबकी चहेती तो बन गई, लेकिन उसको सबके दिल में स्थान बनाने के लिए साल भर बहुत संघर्ष करना पड़ा। तब और भी कठिन हो गया जब उसने पाया कि रितेश का अपने परिवार से तालमेल ही नहीं था। बिना लिहाज के वह अपने माँ बाप को कभी भी कुछ भी बोल देता था। पारुल को बड़ा अजीब लगता था कि कोई अपने जन्मदात्म से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। उसने बहुत बार रितेश को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन समझने के स्थान पर वह तुरंत भड़क उठता था। धीरे धीरे उसको एहसास होने लगा कि गलती उसमें नहीं, उसके परवरिश में है। उसके अपने माँ बाप के विपरीत रितेश के माँ बाप ने कभी उसकी भावनाओं की कद्र नहीं की। वह इतना बड़ा हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी बात को महत्व नहीं देते थे, इसलिए उसकी कुंठा का ही परिणाम था कि वह आक्रोश में उनको कुछ भी बोल देता था। कभी कभी पारुल असमंजस की स्थिति में पड़ जाती थी कि वह किसका साथ दे। अपने सास ससुर की गलती देखते हुए भी वो उनको बड़े होने के लिहाज के कारण कुछ भी नहीं बोल पाती थी। एक दिन माँ बेटे में विवाद इतना बढ़ गया कि रितेश ने तुरंत अलग घर लेने का निर्णय ले डाला और उसी समय घर ढूंढने निकल गया। पारुल ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ। वह क्या करती, माँ ने भी अपने अहम के कारण उसे नहीं रोका। दोनों के अहम के बीच पारुल पिस गई। आखिर उसे पतिधर्म निभाना ही पड़ा। अपने परिवार से कटने के बाद तो वह और भी मनमाना हो गया। विवाह जैसे पवित्र बंधन के धागे उसे रेशम के न लगकर लोहे की जंजीरें लगने लगीं। आरंभ से ही हॉस्टल में स्वच्छंद रहने वाले रितेश को विवाह एक कैद लगने लगा। जो लड़का विवाह के पहले अपने माँ बाप और भाई बहन से नहीं जुड़ा, वह पत्नी से क्या जुड़ेगा। एक बार अचानक रितेश का फोन मेरे पास आया। बिना किसी दुआ सलाम के एकदम से बोला, अपनी बेटी को समझाओ, अब वह बच्ची नहीं है।
आगे उसके कुछ भी बोलने से पहले पारुल ने फोन हाथ से ले लिया और बोली, मामा आप परेशान मत होइए, कुछ भी खास बात नहीं है। बिना सोचे समझे इसने आपको फोन घुमा दिया, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। रितेश को पहली बार ऐसे अशिष्ट तरीके से बात करते हुए पाकर मैं तो सकते में आ गई कि उनकी पसंद का विवाह है, फिर क्या समस्या हो सकती है। एक बार मन हुआ कि पारुल के घर मुंबई जाकर उसका घर तो देखा जाए, उसने कई बार बुलाया भी था। विचार आते ही मैं अपने पति के साथ मुंबई पहुंच गई। दोनों स्टेशन लेने आए थे। साल भर बाद मैं पारुल से मिल रही थी, चेहरा पहले से अधिक भर गया था। उस पर कांतिमय होने के कारण बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे याद आया कि जब रितेश के घर वालों ने विवाह से इनकार कर दिया था तो उसका चेहरा कितना सूखा हुआ और निस्तेज लगता था। ये देखकर मैं कितना घबरा गई थी। आज उसको खुश देखकर बहुत तसल्ली हुई थी। 10 किलोमीटर की दूरी पर ही घर था। वहां पहुंचकर मैंने पाया कि पारुल ने पूरा घर बहुत व्यवस्थित ढंग से सजा रखा था। वह 2 कमरे का फ्लैट था। घर के रख रखाव में तो उसे आरंभ से ही बहुत रुचि थी। ये देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ कि माँ बाप के साथ रहते हुए रितेश का उनसे तालमेल न होने के कारण रात दिन के जो विवाद थे वे समाप्त हो गए और वे दोनों आपस में बहुत खुश थे। लेकिन मेरा ये भ्रम बहुत जल्दी ही टूट गया। अगले दिन से ही मैंने पाया कि रितेश पारुल को छोटी छोटी बातों में नीचा दिखाने से नहीं चूकता था, चाहे वह उसके खाने का, पहनने ओढ़ने का या खाना बनाने का ढंग हो, वह उसके किसी भी कार्यकलाप से खुश नहीं रहता था। बात बात में उसे ताने देता रहता था कि उसको कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं कर सकती। रितेश की पारुल से अपेक्षाएं इतनी अधिक थीं कि उसकी कसौटी पर पूरा उतरना उसके वश की बात नहीं थी। उसके जिन गुणों, उसका मासूम लुक देता चेहरा, उसकी नाजुकता, जिनके कारण वह विवाह के पहले उस पर रिझा था, वह सब उसके लिए बेमानी हो गई थी। हम दोनों अवाक उसके बेसर पैर की बातें सुनते रहते थे। पारुल चुपचाप सहती रहती थी। मैं मन ही मन सोचती क्या यही प्रेम विवाह के बाद प्रेम की परिणति होती है। रितेश ने जिससे विवाह के लिए स्वीकृति न मिलने पर अपने माँ बाप का एक बार घर भी छोड़ दिया था, आज उसी का व्यग्यबानों से कलेजा छलनी कर रहा था। दामाद था क्या कहते, लेकिन कब तक। एक दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं पारुल से बोली, चल अभी चल हमारे साथ, मैंने देख लिया सब तमाशा। मेरे बोलते ही रितेश उठकर घर से कहीं चला गया। पारुल बोली, मामा आप मत परेशान होइए, उसकी तो आदत है, ऐसे घर छोड़कर जाना ठीक है क्या। ऐसी बातें तो होती रहती हैं, देखना अभी वह सब कुछ भूल जाएगा और सामान्य हो जाएगा। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। इतनी सहनशील तो वो कभी नहीं थी और फिर स्वाभिमान भी तो कोई चीज है। मैंने कहा, बेटा तूने कभी उसके इस बर्ताव के बारे में बताया नहीं। क्या बताती मामा, शादी का फैसला भी तो मेरा ही था ना, आप सुनकर करती भी क्या। लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है मामा, आपको पता है उसकी माँ ने बचपन में ही उसे हॉस्टल में डाल दिया था। उसने जाना ही नहीं कि परिवार क्या होता है और उसका सुख क्या होता है। कभी उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता ही नहीं दी गई, न ही कभी कोई कार्य करने पर उसे प्रोत्साहन के 2 बोल सुनने को मिले, इसलिए वह ऐसा है, दिल का बुरा नहीं है। आज उसकी बदौलत ही इतनी अच्छी जिंदगी जी रही हूँ मैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, पारुल ने सफाइते हुए कहा। लेकिन मुझ पर उसकी बातों का रत्ती भर भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा और मैं बहुत दुखी हुई। उसने मेरे चेहरे के भाव पढ़कर रितेश को कॉल करके पता किया कि वो कहाँ है और उसे घर आने को कहा।
दोनों ने आपस में एक तरफ जाकर कुछ बात की और फिर रितेश हमारे पास आकर बोला, सॉरी मम्मी पापा। हम दोनों का सुनते ही थोड़ा तो मन हल्का हुआ। हमारे लौटने का दिन आने वाला था तो हमने पारुल के सास ससुर से मिलने की योजना बनाई और रितेश हम सबको वहां लेकर मया। वहां जाकर मैं आश्चर्यचकित थी ये देखकर कि माँ बेटे के आपसी बातचीत और व्यवहार से लगा ही नहीं कि अभी 2 महीने पहले ही उन दोनों के बीच हुए विवाद का ही परिणाम था कि वो उनसे अलग घर लेकर रह रहा था। पारुल ने ठीक ही कहा था कि रितेश गलती करके बहुत जल्दी भूल जाता था। उसकी सास पारुल की मेरे सामने तारीफ करती हुई बोलने लगी, मेरी बहू की कोई गलती नहीं है, ये तो बहुत स्वीट स्वभाव की है, मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। मैंने भगवानन को धन्यवाद दिया कि कम से कम सास तो उससे खुश रहती है। एक दिन पारुल ने मेरे नानी बनने की खबर देकर मुझे चौंका दिया और बोली कि डिलीवरी के समय मुझे ही उसके पास जाना होगा, नहीं तो उस समय सास और रितेश के विवादों से वह परेशान हो जाएगी। नियत समय पर मैं पहुंच गई। उसने चांद सी बेटी को जन्म दिया। रितेश समेत सभी बहुत खुश थे। मैंने सोचा बेटी होने के बाद शायद उसका पारुल के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जब भी इस बारे में पारुल से जिक्र करती उसका हमेशा सकारात्मक उत्तर ही मिलता, ममा आप उसकी अच्छाइयाँ भी देखो, कितना स्वावलंबी और मेहनती है, वैसे मेरा कितना ख्याल रखता है। थोड़ा जबान का कड़वा है तो होने दो, अब उसकी आदत पड़ गई है, जो मुश्किल से ही छूटेगी। किसी ने सत्य ही कहा है, जिस लड़के के मन में माँ के लिए इज्जत नहीं है, वो अपनी पत्नी की कभी इज्जत नहीं करेगा। 2 महीने किसी तरह निकालकर भारी मन से मैं वापस लौट आई। प्रिशा के जन्म के बाद पारुल ने नौकरी छोड़ दी और उसके लालन पालन में वह मग्न रहने लगी, लेकिन रितेश उसके इस निर्णय से बहुत क्षुब्ध रहता था। उसका कहना था कि प्रिशा को क्रच में छोड़कर भी तो वह अपनी नौकरी जारी रख सकती थी। उसको लगता था कि प्रिशा के लिए सुख साधन जुटाने मात्र से उनका उसके प्रति कर्तव्यों की पूर्ति हो जाएगी। इसके विपरीत पारुल की सोच थी कि कोई भी संस्था बच्चे के पालन पोषण में मां का विकल्प तो हो नहीं सकती। वह नहीं चाहती थी कि अपने से दूर रखने के कारण वह स्वभाव में अपने पापा का पर्याय बने। वह प्रिशा की बढ़ती हुई उम्र की एक एक गतिविधि का आनंद उठाना चाहती थी। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं कि उसे मजबूरी में नौकरी करनी पड़े। प्रिशा के लालन पालन में वह किसी तरह का भी समझौता नहीं करना चाहती थी। उसकी तो पूरी दुनिया ही सिमटकर उसकी बेटी में आ गई थी। उसके ससुराल वाले भी उसकी इस प्रवृत्ति से बहुत प्रसन्न रहते थे। जो भी देखता वह उसके पालने के ढंग की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। इसका परिणाम प्रिशा की गतिविधियों में साफ झलकने लगा था। वह अपने हाव भाव से सबका मन मोह लेती थी। मुझे भी उसको देखकर पारुल पर गर्व होता था, लेकिन रितेश ने तो जैसे उसके विरोध में ही बोलने का प्रण ले रखा था। पारुल की सास तो मेरे सामने उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकती थीं। पोती होने के बाद वे भी प्रायः उसके पास जाकर रहती थीं। अपने बेटे के पारुल के प्रति उग्र स्वभाव से वे भी बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने उसको कई बार कहा कि वो उनके साथ आकर रहे, लेकिन उसने नहीं सुनी। मुझे उस पर गुस्सा भी आया कि आखिर स्वाभिमान भी कुछ होता है। पढ़ी लिखी है, अकेले रहकर भी बेटी को पाल सकती है। अब पहले वाला जमाना तो है नहीं। मैंने उसे समझाया, वह सुधरने वाला नहीं है। आदमी दिल का कितना भी अच्छा हो, उसे अपने जबान पर भी तो कंट्रोल होना चाहिए। तू उससे अलग हो जा, अब हम तुझे पूरा सहयोग देंगे। मैं रितेश से बात करूं क्या? लेकिन आज जो उसने फोन पर उत्तर दिया, उसने तो हमेशा के लिए मेरा मुंह ही बंद कर दिया था। नहीं ममा, शादी का फैसला मेरा था, आप बिल्कुल चिंता ना करें।
आगे मेरे भविष्य के लिए मुझे ही सोचने दीजिए, मेरे ही जीवन का सवाल नहीं है। मुझे अपनी बेटी प्रिशा के लिए क्या ठीक है, उस पर भी विचार करना होगा। बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ बाप दोनों का उसके साथ होना आवश्यक है। फिर आप जानती हैं, मेरे सास ससुर मुझे और प्रिशा को कितना प्यार करते हैं। रितेश से रिश्ता तोड़ने से हम दोनों का उनसे भी रिश्ता टूट जाएगा, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आखिर उनका कसूर क्या है? मैंने अपनी मर्जी से उससे विवाह किया है। प्रिशा को उसके पापा तथा उसके दादा दादी के प्यार से वंचित करने का मुझे क्या अधिकार है? वो अपनी बेटी को तो बहुत प्यार करता है और उसके पालन पोषण में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ता। प्रिशा को थोड़ा बड़ा हो जाने दो, 3 साल की तो हो ही गई है। कोई बच्चा अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकता, यदि वो उसकी सही परवरिश करे। आज के बच्चे पहले जैसे दब्बू नहीं हैं, देखना यही अपने पापा का सुधार करेगी। मैं अपने सुख के लिए उसके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकती। शादी एक समझौता है, ये 2 व्यक्तियों का ही नहीं, 2 परिवारों का बंधन होता है, जिसके टूटने से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। पति पत्नी में यदि तालमेल न हो तो हमेशा तलाक ही उसका सुखद समाधान नहीं होता है। अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं रितेश से संबंध तोड़ लूं। उसको आदत पड़ गई है छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करने की, जो कि अर्थहीन होती हैं। कभी न कभी तो उसे समझ आएगी ही, ऐसा मेरा विश्वास है। पारुल ने फोन पर धारा प्रवाह उत्तर देकर मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया और मेरी सोच पर पूर्ण विराम लगा दिया। एक बार के लिए ऐसा लगा कि मैं उसकी माँ नहीं, वह मेरी माँ है। विवाह के बाद कितनी समझदारी की बातें करने लगी है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पति से रिश्ता तोड़ने से पूरे परिवार से रिश्ता टूट जाता है। मुझे अपनी बेटी पर गर्व होने लगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको।